किया जाएगा जो बोर्ड में पूछा जाता है। बोर्ड में अब यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड नहीं रहेगा, बस अंतर सिर्फ ये है कि यूपी बोर्ड में भी हिंदी में पढ़ाया जाता है और सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। सिर्फ अंतर इसी का रह गया है। बाकी सिलेबस जो मैथ्स का सिलेबस है वो 9th का यूपी बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का सेम हो चुका है, सेम टॉपिक है, सेम चैप्टर्स है, वही सब चैप्टर है, चैप्टर में कोई डिफरेंट नहीं, सेम क्वेश्चंस है क्योंकि एनसीईआरटी बुक हर जगह लागू हो चुके हैं। तो आइए हम सिलेबस पे डिस्कशन करते हैं। 9th क्लास का सिलेबस पहला चैप्टर जैसे रहेगा नंबर सिस्टम। पहला है नंबर सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर है इसका पॉलिनोमियल। दूसरा चैप्टर इसका है पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। तीसरा चैप्टर इसका है कोऑर्डिनेट इक्वेशन। कोऑर्डिनेट इक्वेशन यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। कोऑर्डिनेट इक्वेशन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको आप सही कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। चौथा चैप्टर इसका यानी कि चैप्टर नंबर 4 इसका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हिंदी में इसका मतलब है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। थोड़ा सा राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं है तो मैनेज करिएगा, कंप्रोमाइज करिएगा, क्योंकि राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। जितनी राइटिंग आपको खराब दिख रही है, लेकिन पढ़ाई जब आपको कंटेंट पढ़ाया जाएगा तो इससे बहुत बेहतर मिलेगा। केवल राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इसका कंप्रोमाइज करिएगा। उर्दू भाषा में कुछ ज़्यादा ऐसा लगता है लिख जाता है, फारसी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं बोलता भी जा रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी मिल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा द पाठशाला एकेडमी पर। और बाकी ये लिखा जा रहा है, बोलता जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। पूरी चीजें लिखी हुई स्पष्ट समझी जा रही है, स्पष्ट आपको समझ में आएगा। पांचवा चैप्टर इसका है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री यानी यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। यूक्लिड की ज्यामिति परिचय। छठा चैप्टर इसका है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स यानी कि रेखाएं और कोण। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। इसके नीचे भी लिख सकता हूं, दिखेगा आपको, दिखेगा ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। इसका 7वां चैप्टर है। पहला चैप्टर इसका नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, दूसरा पॉलिनोमियल बहुपद, तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, चौथा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हिंदी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, पांचवा इंट्रोडक्शन इन यूक्लिड ज्योमेट्री यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, और छठा लाइन्स एंड एंगल्स रेखाएं और कोण, और सातवां ट्रायंगल्स अर्थात त्रिभुज। इन सातों चैप्टर को आप नोट डाउन कर लीजिए 2 मिनट में,
और उसके बाद मैं आप ये सॉल्व करता हूँ बोर्ड और उसके आगे के चैप्टर आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, मेरे हिसाब से नोट डाउन कर चुके हैं, मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ। वीडियो को आप थोड़ा सा पुश करके आप देख लेंगे, पॉज करके जब आप इसको देखेंगे कुछ देर में आप लिख लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपकी बुक में सारी चीजें लिखी हुई हैं, कहीं मैं इसका अलग से चीजों को नहीं लिखा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपकी बुक में सिलेबस, जब आप अपने बुक की कवर को खोलेंगे, जैसे ही आप दूसरा पहला पेज खोलेंगे आपको मिलेगा कवर, जैसे आप हटाएंगे आपको वही मिलेगा। आपके बारे में जो चैप्टर का दिया हुआ होगा, आपके सारे चैप्टर्स हैं वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। कहीं ये मैं इसको ऐसा नहीं कि मंगल ग्रह से लाके लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे आप कवर खोलेंगे, कवर के बाद ही 1-2 पेज के बाद आप देखेंगे आपको पूरा सिलेबस लिखा हुआ मिलेगा। जो मैं लिखवा रहा हूँ सेम सिलेबस है, बस आपको एक जानकारी के लिए कि हम आपको बता दें कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या क्या चैप्टर्स है और इस चैप्टर हमें आगे कैसे पढ़ना है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत है, थोड़ा सा तबीयत कुछ अस्वस्थ है, इसलिए उसको माइंड नहीं करिएगा। क्वाड्रिलेटरल चौथा चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज नंबर 9 इसका है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, अर्थात समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल नंबर 10 इसका चैप्टर है सर्किल। इसका होता है नंबर 11 हीरोन्स फार्मूला। एक हीरोन्स फार्मूला होगा, 9th के बच्चे भी परेशान हो, हीरोन्स फार्मूला क्या है, बहुत इजी होता है। जब इस टॉपिक पे आऊंगा तो बताऊंगा कैसे होता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन सूत्र, ठीक, हीरोन का सूत्र। आप ये वो वाला हीरोन या हीरोइन ना समझ लेना जो मूवियों में होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग है। एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, जो उन्होंने अपना फार्मूला दिया, उनका नाम था, तो हीरोन फार्मूला है, ठीक है। नंबर कुछ गलत हो गया। 11 नंबर पे कंस्ट्रक्शंस, 12 नंबर पे कंस्ट्रक्शंस है। कंस्ट्रक्शंस रचनाएं, थोड़ा सा हेर फेर होगा 11-12, कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस है, इसमें समस्या नहीं है। 13 नंबर है सरफेस एरिया एंड वैल्यू। सरफेस एरिया एंड वैल्यू यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। 14 नंबर है स्टैटिक्स। सांख्यिकी।
आपका 15वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता ये आपका सिलेबस है टोटल क्लास 9th में यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों में 15 चैप्टर यानी कि 15 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, दूसरा पॉलिनोमियल, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चौथा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पांचवा इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, छठा लाइन्स एंड एंगल्स, सातवां ट्रायंगल्स, आठवां क्वाड्रिलेटरल्स, नौवां एरिया पैरेललोग्राम ट्रायंगल्स, 10 सर्किल, 11 हेरोन्स फार्मूला, 12 कंस्ट्रक्शन रचनाएं, 13 सरफेस एरिया एंड वैल्यूम प्रेस्टीज क्षेत्रफल एंड आयतन, चौथा 14वां नंबर 14 चैप्टर जो आपका स्टैटिस्टिक्स है सांख्यिकी, और 15 चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी। ये 15 चैप्टर आपके 9th क्लास में मिलेंगे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्डों में। सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई डिफरेंट नहीं है, एनसीईआरटी पैटर्न है। एनसीईआरटी बुक की सारी क्लासेस आपको चलाऊंगा, सारे प्रॉब्लम्स आपको एनसीईआरटी सॉल्व कराऊंगा। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए फायदेमंद होगा। यही क्लासेस में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में यही पूछा जाएगा, इसके इतर या इसके विपरीत और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप कोई भी बुक पढ़ लेंगे, कोई भी चीजें होंगी एनसीईआरटी बेस्ड जो होंगी किताबें उसी से पूछा जाएगा, उन्हीं सारी चीजों से लिया जाएगा। तो जरूरी यह है कि स्टार्टिंग में हमें एनसीईआरटी पढ़े ज़्यादा बेहतर है। हाँ ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मेरे हिसाब से हो गया होगा, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कोई समस्या उसमें है नहीं। मैं इसको रफ कर सकता हूँ, समझता हूँ कि हो गया होगा आप लोगों का। ये 9th क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास रही, जिसमें हमने मैथ्स के बारे में समझा कि मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। टोटल 15 चैप्टर हैं, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है कि बहुत दिन लगेंगे इसको खत्म करने में, लेकिन हम आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझ कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है सारी चीज़ें, सारे एक बच्चे को समझ में आए। मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरी क्लास में बैठा हुआ हर एक वो बच्चा जो मैथ्स जानता तक नहीं है उसको भी समझ में आए। वो भी जब ये वीडियो को देखे, जब समझे, लिखे, पढ़े, उसको समझ में आया कि नहीं कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो पहले से बेहतर मिला। ये मेरी पूरी कोशिश होगी, जितना मुझे आता है, जहाँ तक आता है, थोड़ा बहुत जो भी आ रहा है मैं पूरा अपना देने का 100% प्रयास करूंगा, जहाँ तक मुझे आता है। बहुत ज़्यादा मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना भी आता है उतना मैं अपना पूरा देने का 100% देने का प्रयास करूंगा। आइए पहला चैप्टर, जैसे 15 चैप्टर मैंने बताया, 15 चैप्टर, पहला चैप्टर आज पढ़ते हैं। थोड़ी सी कुछ हेडिंग्स, कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्लासेस आगे से नेक्स्ट करेंगे। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। आइए पहला ही चैप्टर डालते हैं, आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति। अच्छा, ये डाल दिया गया है, लिख दिया गया है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आखिर ये होता क्या है? हमसे अगर कोई पूछ ले कि नंबर सिस्टम अर्थात कि संख्या पद्धति होती क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे, कैसे हम समझाएंगे उसको, सामने वाले को। कोई भी हमसे आगे पूछ ले, भैया ये बताओ नंबर सिस्टम क्या होता है, तो हम कैसे उसको ये बताएंगे, कैसे समझाएंगे कि ये नंबर सिस्टम होता है। कोई भी तरीका होगा जिससे हम समझा सकें, कैसे समझाएंगे? तो आइए वही समझाने के लिए, वही बताने के लिए, ताकि आपसे कोई भी पूछे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, आप उसको बता सकें कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आइए नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। संख्याओं को दर्शाने के लिए कई प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, सिस्टम्स। कई ऐसे सिस्टम्स हैं जिन संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उन सब प्रणालियों में प्रचलित प्रणाली हमारी जो है वह दार्शनिक प्रणाली होती है। जो हम लोग नॉर्मल भाषण जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके साथ 0, ये दार्शनिक प्रणाली होती है। यही सबसे प्रचलित प्रणाली है। कई प्रणालियों में संख्याओं को लिखा जाता है, समझा जाता है, लेकिन सबसे प्रचलित, बहुत ज़्यादा प्रचलित जो है प्रणाली है वो दार्शनिक प्रणाली है। दार्शनिक प्रणाली का जो एक अलग नाम है वो
जो एक अलग नाम है, दासवी प्रणाली का जो एक अलग नाम है, जिसे हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। दासवी प्रणाली का जो एक अलग नाम है, इसे हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। इसे अरेबियन संख्यांकन करना भी कहते हैं। क्या करना? अरेबियन संख्यांकन करना भी कहते हैं। इसको दर्शाने के लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चिन्ह क्या है? संकेत का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह और संकेत होते हैं संख्या पद्धति का, संख्या पद्धति चिन्ह या संकेत जो होता है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये टोटल 10 डिजिट है, 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से, ये जो 10 अंक आपके सामने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो 10 अंक लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं 10 अंकों से मिलकर ही सारी संख्याएं बनी हुई। ये जो आपको दिखाई दे रहा है 10 अंकों से बना हुआ, इन्हीं 10 अंकों से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये जो लिखा हुआ है, इन्हीं 10 अंकों से जितनी भी विश्व में संख्याएं लिखी जाती हैं, जितने भी बड़े अंक, बड़े से बड़े, छोटे छोटे अंक लिखे जाते हैं, इन्हीं 10 संख्याओं का यूज किया जाता है। इन 10 संख्याओं के अलावा कोई और संख्या नहीं है जिसका प्रयोग किया जाता हो। अगर कोई इन 10 संख्याओं के अलावा में कोई जानता हो तो बता सकता है कि इन 10 संख्याओं के अलावा कोई भी संख्या लिखने में प्रयोग किया जाता हो, कोई भी जानता हो। अब ये मत कह देना कि सर 11, 12, 13, 14 लिखा हुआ है या 100 लिखा हुआ है, सर 1000 लिखा हुआ है, 1003 लिखा हुआ है, 1132 लिखा हुआ है। सर ये भी तो एक संख्या है, ये अलग प्रकार की संख्या है, आप इसको कैसे कह सकते हैं केवल ये 10 ही होती है? आप ये भी तो एक संख्या ही लिखी हुई है, आप कैसे कह दिए कि ये 10 ही संख्या है? तो बच्चा ये 10 संख्याएं ही हैं। आप ध्यान देंगे इस एक से मिलकर ये 11 बना हुआ है। एक और एक जब 2 बार ऐसे लिख दिए तो 11 बन गया। इस एक का ही प्रयोग किया गया है। 12 जो लिखा गया यानी 12 जो लिखा गया है, 1 और 2 का प्रयोग करके 12 लिखा गया। 13 जो लिखा गया है, 1 और 3 का प्रयोग करके 13 लिखा गया। 14 जब लिखा गया, 1 और 4 का प्रयोग करके 14 लिखा गया। 1132 जब लिखा गया, 1 को 2 बार, 3 और 2 का प्रयोग करके 1132 लिखा गया। 100 को जो लिखा गया, 1 और 2 बार 0 का प्रयोग किया गया। 1000 में 1 और 3 बार 0 का प्रयोग किया गया। 1003 में 1 और 2 बार 0 और 1 बार 3 का प्रयोग किया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इन 10 संख्याओं के अलावा भी कोई संख्या होगी जिससे हम संख्या बनाएंगे? नहीं, यही 10 संख्याएं हैं, यही 10 संकेत है, यही 10 चिन्ह है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं। इससे से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या बनाते हैं। ठीक, तो ये हो गई संख्या पद्धति। आखिर होती क्या है, आप संख्या पद्धति किसे कहते हैं? डिफिनीशन समझ में आई हो? डिफिनीशन अगर ना समझ में आए तो एक बार मैं डिफिनीशन को फिर बोल देता हूँ, क्योंकि हम किसी से, कोई हमसे पूछेगा तो हम उसको कैसे बताएंगे कि आखिर ये होती क्या है, कैसे हम उसको समझाएंगे कि संख्या पद्धति होती क्या है। संख्या पद्धति एक संख्या पद्धति एक ऐसा सिस्टम होता है, संख्याओं को दर्शाने की एक ऐसी प्रणाली होती है, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसे हम संख्याओं को दर्शाते हैं। संख्याओं को दर्शाने के लिए बहुत सारी प्रणालियां, कई प्रणाली प्रस्तुत की गई। उसमें से सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली कौन सी है? दासवी प्रणाली है। दासवी प्रणाली को हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। इसे अरेबियन संख्यांकन करना भी कहते हैं। अरेबियन संख्यांकन करना का मतलब होता है संख्याओं को लिखना, दर्शाना। संख्यांकन करना का मतलब होता है दर्शाना, और इसको दर्शाने के लिए चिन्ह या संकेत का प्रयोग करते हैं। जो चिन्ह और संकेत क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 और उसके आगे 10 नहीं होता, 9 और 10 नहीं होता, केवल 9 होता है। ये 10 ऐसी संख्याएं हैं, ये 10 ऐसी संख्याएं हैं जो हिंदू अरेबिक संख्या, दार्शनिक, इसी को हम कहते हैं हिंदू अरेबिक संख्या। हिंदू अरेबिक संख्या, इसी को कहते हैं दार्शनिक प्रणाली। क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली। ठीक, सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली दार्शनिक प्रणाली है। दार्शनिक प्रणाली को हम हिंदू अरेबिक प्रणाली भी कहते हैं। अब बात आई समझ में, आगे बढ़ सकते हैं।
अब इसको मत कहना सर इसको नोट्स करा दिया, आप इतना बोल दिया हूँ, आप इसको अपने से लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाएंगी आपको, सारी चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट समझ में आएंगी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, आपको इसी पोर्टल पे सारी चीज़ें मिलेंगी, सब कुछ बड़े अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, आप बस धैर्य बना के बैठे रहें क्लास में। आइए अब संख्या के बारे में जानें। नंबर सिस्टम हमने जान लिया, संख्या पद्धति। संख्या तो कई प्रकार की होती है, हमारे दिमाग बोल रहा होगा, जैसे हमने कई संख्या पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, हमने जो अभी लिखा इन सब में पहला ही हमारा परिमेय संख्या है। संख्या पद्धति में अपरिमेय संख्या पहले टॉपिक है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं संख्याओं के बारे में। संख्या कितने प्रकार की हो सकती है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या, आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग की गई हैं। जिन ऐसी संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब वस्तुओं को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक के अनंत तक संख्याएं हो सकती हैं। जीरो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग में लाई गई ज्यादा फासले किया जाता है। वस्तुओं को गिनने में लाई जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर एग्जांपल देंगे 1 2 3 4 5 ये अनंत इनफिनाइट तक हो सकती है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नोट करके आप लोग लिखेंगे, नोट डालेंगे और उसमें नोट पे लिखेंगे जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अच्छा आप खुद समझ लीजिए कि जीरो प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होगी। अच्छा आप बताइए, मैंने पहले ही लिखा डिफिनेशन में वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तुओं को गिनने में लाई जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब वस्तुओं को गिनने के लिए लाई जाने वाली प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो जीरो कैसे प्राकृतिक संख्या हो सकती है? आप बताइए, मैं कह दूं मेरे पास जीरो वस्तु है, जीरो कोई वस्तु होगी नहीं, मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, तब जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं। मेरे पास एक वस्तु है, मतलब ये मेरे पास मार्कर है, एक मार्कर है, तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया 1। अगर मैं ये कह दूं मेरे पास 2 मार्कर है तो प्राकृतिक संख्या कितनी हो गई 2। अब मैं कह दूं मेरे पास 0 मार्कर है, तो आप ये बताइए कोई वस्तु मेरे पास है नहीं। जब मेरे पास वस्तु नहीं तो प्राकृतिक संख्या 0 कैसे होगी? अर्थात 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब अभी हेडिंग हम डालेंगे इस प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्याएं। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। शायद हिंदी में इसको होल नंबर कहते हैं, हाँ हिंदी में शायद इसको होल नंबर कहते हैं, मेरे हिसाब से होल नंबर ही कहते हैं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूर्ण संख्या को होल नंबर ही कहते हैं।
ठीक, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है हमें ये जानने की बहुत जरूरत है। प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हो जाती है। इसमें हेडिंग में सीधा लिख लेंगे। हेडिंग में लिखना क्या है? हेडिंग में सिर्फ ये लिखना है प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो 0 ऐड कर लो बस, अनंत। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को ऐड कर देंगे, प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्या में क्या ऐड कर दें? अगर 0 को भी सम्मिलित कर लें तो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। प्राकृतिक संख्या पता है, जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। अब इसके बाद अगली कोई संख्या हम देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या। बहुत अच्छी संख्या ही होती है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर से बोलते हैं। पूर्णांक संख्या क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य एवं ऋणात्मक धनात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वह पूर्ण संख्या होती है। अगर प्राकृतिक संख्या में 0 सहित ऋणात्मक को भी अगर ऐड कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्या में 0 सहित ऋणात्मक को भी ऐड कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। कैसे है? डेफिनेशन लिखेंगे। प्राकृतिक संख्या में 0 और ऋणात्मक को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक, ऋणात्मक संख्या को ऐड कर लेने के बाद, संख्या को मिला लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, मिला लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्णांक कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। कौन पूर्णांक संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या में 0 और ऋणात्मक को भी ऐड कर लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारी क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती है। अगर पूर्णांक संख्याओं का मतलब यह होता है कि प्राकृतिक संख्या में 0 और ऋणात्मक को भी ऐड कर देने के बाद जो संख्या में प्राप्त होती है वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या में 0 और ऋणात्मक संख्या को मिला लेने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है। और उसका एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, उसके बाद -1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी अनंत तक जाता है।
ठीक। अगली संख्या आप इसी के नीचे लिख लेते हैं, विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। बस संख्याओं के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहले संख्याएं क्या होती है? मैथ से आपको लग रहा होगा हिंदी पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, हिंदी नहीं है बच्चा, ये मैथ ही है। बस थोड़ा सा क्या है कि हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता चला कोई हमसे पूछ लिया भैया ये बताओ पूर्णांक संख्या क्या होती है, आप बोलेंगे भैया, आपसे कोई पूछा, आपका बड़ा भाई होगा या आपके गार्जियन होंगे, कोई ये पूछ लिया आपसे कि आपने मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ लिया, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, आप बोलोगे बहुत तेजी से, आप बोलोगे हाँ पढ़ लिया, सब आता है। तो सब आता है तो ठीक है, गार्जियन ये नहीं पूछता है कि क्वेश्चन आपको क्या आ रहा है, गार्जियन केवल संख्याओं के बारे में पूछता है। वो सीधा आपसे पूछ लिया विषम संख्या क्या होती है। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप इन संख्याओं के बारे में नहीं जाने, पूर्णांक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अगर आप पूछ लिया पूर्णांक संख्या क्या होती है तो आप पता ही नहीं पूर्णांक संख्या। अब ऐसे आप देख रहे हैं पूर्णांक संख्या क्या होती होगी कोई संख्या, तो कोई संख्या नहीं होती है। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये आपका बेस है। आप बेशक इसको 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ये आता भी होगा, और सारे बच्चों को ये पता देख रहा हो, पता नहीं क्या सब पढ़ा रहे हैं सर, आप पढ़ाइए आगे का पढ़ाइए, क्यों ये सब पढ़ा रहे हैं। आपको आता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी आता होगा तो वो भी देख लेना। 6, 7, 8 में ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, 6, 7, 8 में ये है भी, और ये सारी चीज़ें 6, 7, 8 की में आजकल एनसीईआरटी पैटर्न तो ये क्लास 3 से भी शुरू हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो और ऋणात्मक को भी ऐड कर देंगे तो पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब आते हैं विषम संख्या पे, हेडिंग डाल रखा है विषम संख्या। अच्छा, विषम संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः ना कटे विषम संख्या कहलाती है, सीधी सी बात है, ये बचपन से रखते हुए आ रहे हैं। वह संख्या कौन? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक। विषम संख्या एक भी होती है, ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचिए एक नहीं लिखा गया, एक भी विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल तौर पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 लिखा हुआ है। 17 भी विषम संख्या, 15 भी विषम संख्या, 13 का 15 भी आता है। इसको मिटा सकते हैं, लिख लेंगे, आप लोग इतना तो होशियार है, सब आपको आता भी होगा, फिर भी थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है। अब आते हैं सम संख्या की भाज्य संख्या देख लेंगे। सम संख्या से जो 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल इसमें लिख लो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2 भी होता है, ठीक। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। किस पे आते हैं? अभाज्य संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। किस पे आते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से न कटे या किसी और संख्या से विभाजित न हो। वह संख्याएं जो स्वयं यानी खुद के और एक के अलावा किसी और संख्या से न कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक। तो ऐसी संख्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो
स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे से न विभाजित हो, कटे ना लिखिए, विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2, 3, 7, 11, ठीक। एक के बारे में भी और मैं बताऊंगा। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, एक विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। अभी बताऊंगा क्यों नहीं है, कैसे नहीं। अब आते हैं भाज्य संख्या पे। ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चार, 6, 8, 10, ये सम भी है, भाज्य संख्या भी है। 9 लिख लीजिए, ये भी भाज्य संख्या है। 14, 16 पहले आप 15 लिख लीजिए। ये सारी भाज्य संख्याएं आपको, ठीक। अब एक खास नोट लिख लीजिए। क्या? एक खास नोट डाल के मीनिंग आप लिखेंगे। एक ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य। एक ऐसी यूनिट नंबर है, एक ऐसी विशेष संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। जैसे एग्जाम्पल आपने देखा होगा, भाज्य संख्या में लिखा हुआ है 4 से, तो भाज्य संख्या मैंने इसको लिखा नहीं है। अभाज्य संख्या में मैंने 1 को नहीं लिखा था, तो एक विषम संख्या में जरूर लिखा था, क्योंकि विषम संख्या 1 होती है लेकिन भाज्य और अभाज्य नहीं होती है। तो एक विशेष है, नोट करके लिखेंगे। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य होती है और ना अभाज्य होती है। आइए पढ़ते हैं अगली संख्या के बारे में। संख्याएं बहुत हैं, बहुत सारी संख्याओं के बारे में आपको पढ़ना है। कुछ संख्याओं के बारे में हम लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि होती क्या क्या है। बस नॉलेज के लिए हमें सबको रखना है और कुछ नहीं। अब लिखते हैं परिमेय संख्या, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगी परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या।
वे संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, q डज नॉट इक्वल टू अर्थात q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। और p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। ऐसी संख्या, परिमेय संख्या लिखेंगे, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके तथा p व q दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक हों, पूर्णांक हों और q 0 ना हो, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p और q एक पूर्णांक संख्या हो और q 0 के बराबर ना हो तो परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम लिखना चाहेंगे 1/2। अगर यहाँ 1/2 लिखा है, आप देखेंगे हमने कहा है p बटे q के रूप में लिखी जा सके, तो p की वैल्यू क्या है 1 और q की वैल्यू क्या है 2। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात q 0 के बराबर नहीं है। तो q 0 के बराबर ना हो अर्थात अगर q 0 बराबर हो जाएगा परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। एग्जाम्पल और भी लिखना चाहेंगे 2/1। अगर 2/1 भी लिखा है तब भी ये परिमेय संख्या 2/1 का मतलब हो गया p बटे q के रूप में लिखा गया है और p की वैल्यू यहाँ 2 हो गई और q की वैल्यू 1 हो गई। इसी तरह एग्जाम्पल और लिख लेंगे 3/2, 4/7, 9/4 एक्सेट्रा। ये सारी संख्या परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। वीडियो को आप बीच में रोक कर इसको डेफिनेशन आप लिख लेंगे। बाकायदा मैं बता रहा हूँ इसलिए आप मेरे बताते ही नोट्स बना लेंगे। नहीं बना पा रहे हैं तो आप वीडियो को बीच में रोक के जरूर लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या क्या हम देखने जा रहे हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक, अब हम अपरिमेय संख्या देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अपरिमेय संख्या से जो ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, ऐसी संख्या जो जिसे p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ p और q पूर्णांक हो और q शून्य ना हो, ऐसी दो संख्या है जो परिमेय संख्या क्या लिखेंगे? ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना हो, p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके या ना p बटे q के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखेंगे √2, √3, 1.33। ये सारी संख्याएं ऐसी होती हैं। 1.33 हटा लीजिए। √2, √3, 2 + √3, √5, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। इसको 22/7 को पाई का मान जो होता है 22/7 लिखा जाता है, पाई का मान वह परिमेय होता है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, आप याद कर लीजिएगा, पाई का मान होता है 22/7। पाई का जो मान होता है 22/7 वह परिमेय संख्या होगा, बेशक होगा,
लेकिन पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, इसका जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन, ये हमेशा हर बच्चे की कंफ्यूजन बनाया रहता है कि पाई परिमेय संख्या, ये बोर्ड एग्जाम पूछे भी जाते हैं, पाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, मैक्सिमम बच्चे टिक लगा के आ जाते हैं परिमेय संख्या है। तो आइए एक सवाल इसे कर लेते हैं, एक क्वेश्चन रिसीव कर लेते हैं, तो उस क्वेश्चन में आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन क्या है आपका, पाई कौन सी संख्या है? ऑप्शन ए लेंगे परिमेय, ऑप्शन बी पूर्णांक, ऑप्शन सी अपरिमेय, ऑप्शन डी पूर्ण संख्या। तो पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ संख्याओं के बारे में हुआ। हमने पहले 9th क्लास के सिलेबस के बारे में जाना। ये सीबीएसई यूपी बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इससे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, दोनों सारी चीजें समझ में आएंगी। और पहला चैप्टर इसका संख्या पद्धति, उसमें हमने संख्याओं के बारे में जाना कि संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय अपरिमेय तक हमने संख्याओं को जान लिया। इसके आगे भी संख्याएं हैं जो चैप्टर में आती रहेंगी, बताता रहूंगा। कुछ आपको टॉपिक अगर देख लिया जाए, कुछ सवालों के बीच में अगर चर्चा कर लें, कुछ क्वेश्चन की चर्चा कर लें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक्सरसाइज अगर आप देखेंगे, जब आप अपनी बुक को खोलेंगे तो आपको एक एक्सरसाइज दिखेगी, और उस एक्सरसाइज में आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर पहला आपको कुछ कह रहा होगा। क्या कह रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q, p और q पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आपके ये क्वेश्चन है, आप आगे क्वेश्चन लगाएंगे। मैंने आपको परिमेय अपरिमेय सारी चीजें पढ़ा दिया है, पूर्णांकों के बारे में पढ़ा दिया है, सारी चीजों के बारे में पढ़ा दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जैसे आपको पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य को p/q के रूप में लिखा जा सकता है? p और q जो एक पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, तो पहले का आप आंसर जो होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है। इसे q/p के रूप में लिखा जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है? p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो परिमेय संख्या आगे हो तो गया ना। हमें q डज नॉट इक्वल टू 0 करना है। हमें बताया गया है q 0 के बराबर ना हो और कोई भी बराबर किसी भी हो जाए, इससे मतलब हमें नहीं। q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कंडीशन ये है, कंडीशन हमेशा परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में हमेशा ये रहेगा, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो q डज नॉट इक्वल 0 है। अब यहाँ आप तुलना कर लीजिए, 0/1 लिखा हुआ है, आप देखेंगे 0/1 लिखा हुआ है, p/q से अगर तुलना करेंगे, p की वैल्यू यहाँ 0 है, q की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। तो आप ये बताइए कि ये परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई? बेशक हुई। 0/2 परिमेय संख्या होगी, जरूर होगी। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन हमारा ये हुआ कि 0 एक परिमेय संख्या होती है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, आगे के सारे क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आप नहीं सॉल्व करेंगे मुझे पता है, लेकिन मैं इसको आगे भी आप लोगों को बताऊंगा। आज क्लासेस यही रोकता हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ा दिया हूँ। आप इसका एक बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप पढ़ाई करेंगे, आप आगे क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। कुछ संख्याओं के बारे में अभी बाकी है, कुछ संख्याओं के बारे में आपको मैं और बताऊंगा, जिससे आपको सारे चैप्टर से संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।